नमस्कार दोस्तों, आज 19 अप्रैल है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की न्यूज़ पर चर्चा कर लेते हैं। आज की जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र से संबंधित है। ये चर्चा में क्यों है? नागोर्नो काराबाख क्षेत्र से रूसी शांति सैनिक वापस लौटना शुरू कर चुके हैं। अजरबैजान ने इस विवादित क्षेत्र को आर्मेनियाई अलगाववादियों से वापस अपने कब्जे में ले लिया है। इसी वजह से शांति सैनिक यहाँ से वापस लौट रहे हैं। तो ये जब विवादित क्षेत्र चर्चा में रहता है तब हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। और पिछले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और ये जो विवादित क्षेत्र है बेसिकली इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन्हें भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बदलते एग्जाम पैटर्न के साथ जिस तरीके से अब स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज़रूरी हो जाता है जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में जो उसकी बेसिक जानकारी है वो हमें पता होना चाहिए। तो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। आर्मेनियाई लोग इसे आर्टसक कहते हैं, तो ये तथ्य याद कर लीजिए। 1917 में रूसी साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ने इस पर अपना अपना दावा किया था। तब से यह तनाव का क्षेत्र बना हुआ है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप इसकी देखेंगे तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच स्थित एक लैंडलॉक पहाड़ी क्षेत्र है। और 1917 में जब रूसी साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद से ये क्षेत्र तनाव का क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ पर अक्सर विवाद जो है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच होता रहता है। आधिकारिक तौर पर यहाँ पर अजरबैजान का कब्जा देखा जाता है। इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल समृद्ध अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि इसके अधिकांश निवासी आर्मेनियाई निर्जातीय समूह के हैं। तो इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये तेल समृद्ध क्षेत्र है ये अजरबैजान के हिस्से के रूप में इसे मान्यता दी गई है। लेकिन यहाँ के जो अधिकांश निवासी हैं वो आर्मेनियाई निर्जातीय समूह के हैं। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसे आप लोग याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन है कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किसके बीच एक विवादित क्षेत्र है। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीसीएस का पेपर है जो पूछा गया था। तो आप लोगों का इसमें सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन डी, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच स्थित नागोर्नो काराबाख क्षेत्र एक विवादित क्षेत्र है। अगली खबर बिहार से संबंधित है, क्योंकि इन दिनों केसरिया स्तूप चर्चा में है। अब केसरिया स्तूप के बारे में देख लेते हैं। केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप है। और यह कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। गोलाकार इसकी आकृति है। इसे ईंट, मिट्टी और चूने के मोर्टार से बनाया गया है। तो इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो इसी तरीके के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं कि वो किसके बने हैं, उसकी क्या आकृति है। और आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी बदल गया है। 69th बीपीएससी का अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो अब यूपीएससी के पैटर्न में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग जो है अब करंट अफेयर्स की न्यूज़ को वन लाइनर फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे। अगर आप वन लाइनर फॉर्म में अभी भी पढ़ते रहेंगे तो फिर करंट अफेयर्स कि जो प्रश्न होंगे वो आप सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे आपको अब डिटेल में पढ़ना होगा। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको यहाँ करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इनको पूरा पढ़िए, अच्छे से देखिए और अपना नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। तो केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। बिहार में स्थित है। आकृति गोलाकार है। ईंट, मिट्टी और चूने के मोर्टार से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई अगर देखेंगे तो 104 फीट है। इस तरह का यह जावा इंडोनेशिया में स्थित विश्व धरोहर स्मारक बोरोबुदुर स्तूप से भी ऊंचा है। तो जावा इंडोनेशिया में एक विश्व धरोहर स्मारक है जिसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। और इस स्तूप का नाम क्या है? बोरोबुदुर स्तूप है। लेकिन इस बोरोबुदुर स्तूप से भी ये जो केसरिया स्तूप बिहार में स्थित है वो इससे ऊंचा है। इस स्तूप का निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्तूप का निर्माण उस जगह के स्मरण में किया गया था जहां भगवान बुद्ध ने अपना 22वां उपदेश दिया था। इसी जगह पर उन्होंने अपनी मृत्यु, महापरिनिर्वाण की भविष्यवाणी भी की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए केसरिया स्तूप के बारे में जो भी यहाँ बताया गया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। अब आप 69th बीपीएससी का पेपर उठाइए और देखिए इकोनॉमिक्स सेक्शन में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड चर्चा में क्यों है। कारण ये है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने कई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। तो ये चर्चा में आ गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड है क्या, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसे 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत स्थापित किया गया था। पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है कि 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इस बोर्ड को इस संहिता को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यानी जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 है, इस संहिता को लागू करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? इस भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड को।
इस संहिता ने कारपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के ऋण पुनर्गठन एवं दिवाला, जिसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं इंसॉल्वेंसी, और शोधन क्षमता यानी बैंकरप्सी समाधान से संबंधित कानून में संशोधन किया है। संहिता के तहत इसका समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाता है। अब देख लेते हैं भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड का क्या स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, उनमें से केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव एवं इसके समकक्ष या उसके ऊपर की रैंकिंग के 3 अधिकारी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित भी एक सदस्य होता है। केंद्र सरकार द्वारा नामित 5 अन्य सदस्य होते हैं, इनमें से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। तो इसका एक स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय दिवाला शोधन क्षमता बोर्ड क्या है, कभी से एस्टैब्लिश किया गया था और इसका क्या कार्य है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फिर से बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा सैन्य जासूसी, जिसे टोही उपग्रह कहते हैं, सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, यह उपग्रह स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। पहले चीज़ आपको यही याद रखना है कि दक्षिण कोरिया का जो दूसरा सैन्य जासूसी उपग्रह है, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। यह एक सिंथेटिक अपार्चर रडार से लैस है। इस क्षमता से युक्त उपग्रह खराब मौसम में भी तस्वीर ले सकते हैं। जासूस या टोही उपग्रह क्या होते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में। इस तरह के उपग्रह अन्य देशों की सैन्य गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जैसे इसका नाम ही है जासूसी या टोही उपग्रह। तो बेसिकली इसे आप आसे समझ सकते हैं कि सैन्य गतिविधियों के बारे में ये खुफिया जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इस उपग्रह का मेन उद्देश्य यही होता है। यह या तो संचार उपग्रह या भू प्रेक्षण यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह हो सकते हैं। ऐसा उपग्रह जब किसी देश के ऊपर से गुजरता है तब उस समय रेडियो और रडार ट्रांसमिशन को कैच कर सकता है, वह रिकॉर्ड कर सकता है। जासूसी उपग्रह के कुछ अन्य प्रकार हैं, जैसे ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट और सिंगल इंटेलिजेंस या फेरेट सैटेलाइट। अब इन सैटेलाइटों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से कर ले जाएं। ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, इनमें लाइट सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स जमीन पर मिसाइल लॉन्चिंग लोकेशंस और हथियारों का पता लगा सकते हैं। वहीं रडार इमेजिंग सैटेलाइट के द्वारा ये उपग्रह बादल छाए रहने पर भी रडार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अंतरिक्ष से पृथ्वी का प्रतिक्षेपण कर सकते हैं। वहीं सिंगल जो इंटेलिजेंस या फेरेट सैटेलाइट होते हैं, ये रेडियो और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को कैच करते हैं। तो इस तरीके से जासूसी उपग्रह के कुछ अन्य प्रकार हैं, इन्हें आप देख लीजिए। स्टेटमेंट बना के इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विश्व के कई देश हैं जो इस तरीके के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं और यहाँ से अब सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का टोही या जासूसी उपग्रह है, उसको हम कीहोल सीरीज के नाम से जानते हैं। वहीं चीन ने जो जासूसी उपग्रह को लॉन्च किया उसको कहते हैं याओगान सीरीज। रूस का पार्सोना सीरीज है। वहीं भारत का रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 यानी रेसेट 2 को भी भारत का टोही उपग्रह माना जाता है और यह SAR से लैस है, यानी सिंथेटिक अपार्चर रडार से लैस है। तो ये सीरीज आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कीहोल सीरीज, चीन का याओगान सीरीज, रूस का पार्सोना सीरीज और भारत का रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2, ये सभी जो हैं अलग अलग देशों के टोही उपग्रह यानी जासूसी उपग्रह हैं जिन्हें लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में वर्ष 2000 से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण का लोप हो गया है। तो अब यहाँ पर जो भी पॉइंट आपको बताए जाएंगे वो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो 2000 से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण का लोप हुआ है, यह लोप 2001 से 2023 के दौरान वृक्ष आवरण में 6% की कमी के बराबर है। तो पहला तथ्य तो आपको यही याद रखना है। अब वृक्ष आवरण और वन आवरण क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सब कुछ याद कर लेते हैं, फैक्ट याद कर लेते हैं, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वृक्ष आवरण क्या होता है, वन आवरण क्या होता है, ये स्किप कर देते हैं। और अब एग्जामिनर आपसे बेसिक चीज़ें पूछता है। चीज़ें आसान होती है, लेकिन जब हम उसको ध्यान नहीं देते, उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है। अब आप ही कमेंट करके बताइए कि क्या आपको वृक्ष आवरण या वन आवरण की जो बेसिक डिफिनेशन है, क्या उसे पता है आपको? नहीं पता है ना, तो देख लीजिए। वृक्ष आवरण के तहत यह अनुमानित क्षेत्र शामिल होता है जिसमें 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर वृक्ष होते हैं। साथ ही वृक्ष दस्तावेज में दर्ज वन से अलग होता है। तो वृक्ष आवरण का मतलब क्या होता है कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर अगर वृक्ष होगा तो वृक्ष आवरण के तहत वो अनुमानित क्षेत्र शामिल होता है। साथ ही ये जो वृक्ष दस्तावेज में दर्ज वन से अलग होते हैं। इसके विपरीत जो वन आवरण होता है, जो फॉरेस्ट कवर होता है, इसके तहत वह क्षेत्र शामिल होता है जिसका क्षेत्र 1 हेक्टेयर से अधिक होता है। साथ ही इसमें वृक्ष वितान यानी कैनपी घनत्व 10% या उससे अधिक होता है। तो याद कर लीजिए जो आपको ये बताया गया है वृक्ष आवरण या वन आवरण में बेसिक डिफरेंट क्या होता है। अब इस रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2001 से 2023 के बीच देश के कुल वृक्षावरण लोप में 5 राज्यों जिसमें असम और उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड व मणिपुर का 60% योगदान है। यानी नॉर्थ ईस्ट के जो ये 5 स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वृक्ष आवरण का लोप हुआ है। 2001 से 2022 के बीच 89.9 मिलियन टन का नेट कार्बन सिंक दर्ज किया गया है। लक्षद्वीप का 76% भूभाग वृक्ष आवरण क्षेत्र के अधीन है, जो भारत में सर्वाधिक है। तो अब आपको क्या क्या इसमें याद रखना है। सबसे पहली चीज़
चीज़ तो यही याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा वृक्ष आवरण का लोप हुआ है वो किस साइड में हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, बेसिकली इन 5 राज्यों में। इन 5 राज्यों के नाम आप देख लीजिए। दूसरा तथ्य ये याद कर लीजिए कि लक्षद्वीप का 76% भूभाग वृक्ष आवरण के अधीन है, जो भारत में सर्वाधिक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में सर्वाधिक वृक्ष आवरण के अधीन क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आपका जवाब होना चाहिए लक्षद्वीप का। वृक्ष आवरण में कमी के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं, तो आप जानते हैं इन उत्तरदायी कारकों में वनों की कटाई एक बड़ा कारक है। 2001 से 2022 के बीच वृक्ष आवरण में 3.3% की कमी जो है वनों की कटाई के कारण दर्ज की गई है। वहीं जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। इसकी वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 2021-22 के बीच जंगलों में आग लगने से वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी जो हुई है वो उड़ीसा में और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। तो इसे याद रखना कि जंगल में आग लगने के कारण जो सबसे ज़्यादा वृक्ष आवरण नष्ट हुआ है वो कहाँ हुआ है, उड़ीसा में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। वृक्षावरण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की कुछ पहलें हैं। उसमें सबसे जो एक इंपॉर्टेंट पहल है वो हरित भारत मिशन शुरू किया गया है। इसके बारे में देख लीजिए। इस मिशन के तहत वन या वृक्षावरण में 5 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करना तय किया गया है और इसके अतिरिक्त 5 मिलियन हेक्टेयर वन या गैर वन भूमि पर वन या फिर वृक्षावरण की गुणवत्ता में भी सुधार करना है। शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने के लिए नगर वन योजना को भी शुरू किया गया है। तो हरित मिशन के तहत आप लोग याद रखिएगा कि इसके तहत 5 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करना है वन या वृक्षावरण में, साथ ही 5 मिलियन हेक्टेयर जो है वन या फिर गैर भूमि पर जो वन होते हैं, वृक्षावरण है, इनकी गुणवत्ता में भी सुधार करना है। अब हम लोग ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो हम यहाँ ऊपर पढ़ रहे हैं वृक्षावरण में जो लोप हुआ है भारत में, इन बिंदुओं पर जो चर्चा की है बेसिकली किस रिपोर्ट में बताया गया है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट में। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो रिपोर्ट है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा 1997 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह वनों की निगरानी के लिए डेटा और साधन को उपलब्ध कराता है। यह दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर वनों में कैसे परिवर्तन हो रहा है इस संबंध में रियल टाइम आधार पर जानकारी उपलब्ध कराता है। अब आपके लिए इससे जुड़ा क्वेश्चन है, आपको बताना है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच को इस्टेब्लिश्ड किया। दूसरा स्टेटमेंट है यह वनों की निगरानी के लिए डेटा और साधन उपलब्ध कराता है। तो अब आप इसका आसानी से जवाब दे पाएंगे क्योंकि हमने आपको ऊपर बता दिया है। तो इसके स्टेटमेंट दोनों सही हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच को किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, 1997 में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा इसे स्थापित किया गया था और यह वन की निगरानी के लिए डेटा और साधन उपलब्ध कराता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जस्ट अ मर्सिनरी। ये एक संस्करण है दुव्वरी सुब्बाराव का। दुव्वरी सुब्बाराव आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर थे। जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व आरबीआई गवर्नर दुव्वरी सुब्बाराव का संस्मरण है। इस संस्मरण में आरबीआई और सरकार के बीच तनाव को उजागर किया गया है। इंपॉर्टेंट ये बुक्स है, इसका नाम आप याद रखिए, जस्ट अ मर्सिनरी। किसका ये संस्करण है, तो दुव्वरी सुब्बाराव का, और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जो जनसंख्या होगी है लगभग 144.17 करोड़ है और इस तरीके से यह भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाली आबादी बन गया है। चीन जो है 142.5 करोड़ आबादी के साथ दूसरे स्थान पर है। तो चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार कितनी जनसंख्या हो गई है, तो लगभग 144.17 करोड़। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दुगनी होने का अनुमान है। भारत की 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की है, वहीं इसके बाद 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग की जो आबादी है वो 26% है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 68% की जनसंख्या कितने आयु वर्ग के बीच की है, तो 15 से 64 वर्ष के बीच की है। जनसंख्या की लाभांश से क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के फैक्ट आप अपने मेंस एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। भारत की कुल प्रजनन दर 2 अनुमानित की गई है। कुल प्रजनन दर का मतलब क्या होता है, तो यह महिला के प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान उससे जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या है। भारत में पुरुष और महिलाओं के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है क्रमशः 71 और 74 वर्ष अनुमानित है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, स्टेटमेंट में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिए जो पुरुष हैं वो महिलाओं की तुलना में उनकी जीवन प्रत्याशा दर जो है कम है, यानी पुरुष जो है महिलाओं के मुकाबले पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पुरुष 71 वर्ष उनकी जीवन प्रत्याशा और महिलाओं के लिए 74 वर्ष उनकी जीवन प्रत्याशा को इस रिपोर्ट में अंकित किया गया है। 2006 से 2023 के बीच भारत में बाल विवाह की दर जो है वो 23% थी। दिव्यांग महिलाओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में 10 गुना अधिक जेंडर आधारित हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी फैक्ट जो है न केवल आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम में जो है इस तरीके के फैक्ट को हम यूज करके जो है अपने आंसर को और अधिक इनरिच करते हैं। लैंगिक और जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भारत की पहले हैं, जैसे जननी
सुरक्षा योजना, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीएससी एग्जाम 2023 में पूछा गया था। तो जननी सुरक्षा योजना के बारे में आप गूगल कीजिए और तुरंत इसे पढ़िए। सारगोसी विनियम संशोधन नियम 2024 लागू किए गए हैं और इन संशोधनों में क्या बदलाव किए गए हैं, सारगोसी विनियम संशोधन नियम 2024 को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। विश्व के संदर्भ में देखें तो 1994 में काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था और वहीं बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 लॉन्च किया गया था। तो ये बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 के बारे में याद कर लीजिए कि ये बेसिकली जो है वो महिलाओं के लैंगिक और जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में देख लेते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 1969 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। लैंगिक और जनन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एक ये एजेंसी है। इसके कार्य संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा तय किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024। तो जो भी यहाँ पर फैक्ट बताए गए हैं इन्हें याद कर लीजिए और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, नाइजीरिया बन गया है MEN5CV वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश। मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क की जुड़ी एक बीमारी होती है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास झिल्लियों में होने वाली खतरनाक सूजन होती है। यह वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवियों के कारण हो सकता है, जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे गंभीर होता है। तो अब इस तरीके का स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि यह केवल बैक्टीरिया से होता है या केवल कवक से फैलता है, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ये जो है मेनिंजाइटिस जो है यह वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवियों के कारण हो सकता है। इसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे गंभीर होता है। तो सबसे गंभीर जो होता है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। WHO ने 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये टारगेट याद कर लीजिए। मेनिंजाइटिस को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। नाइजीरिया अफ्रीका में इस घातक बीमारी के हॉट स्पॉट में से एक है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नई MEN5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसे आप लोग जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित है और एक ही शॉट में मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 उपभेदों से सुरक्षा प्रदान करती है। वैक्सीन को ग्लोबल वैक्सीन अलायंस गावी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोग याद रखना कि MEN5CV जो मेनिंजाइटिस की बीमारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाई गई है और ये दुनिया का पहला देश बन गया है। नाइजीरिया जो मेनिंगोकोकस जो बैक्टीरिया है जिसके द्वारा मेनिंजाइटिस फैलता है, इसके 5 उपभेदों से ये सुरक्षा प्रदान करेगी, जो ये वैक्सीन नाइजीरिया में बनाई गई है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन क्रिम्सन बारकूडा इन दिनों चर्चा में है, आपको बताना है यह किससे संबंधित है। तो याद रख लीजिए, ऑपरेशन क्रिम्सन बारकूडा आतंकवादी और आपराधिक संगठनों द्वारा तस्करी अभियान चलाने के लिए खुले समुद्र के उपयोग को रोकने से संबंधित है। और जिस तरीके से हाल ही में कई हमने समुद्री डकैतियों पर चर्चा की है, तो ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन क्रिम्सन बारकूडा जो हाल ही में सुर्खियों में है, तो ये किससे संबंधित है? खुले समुद्र में आतंकवादी और आपराधिक संगठनों द्वारा जो तस्करी होती है, इसको रोकने के लिए ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 किससे संबंधित है? तो हमने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट 2024 वाली जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया कि बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 यह महिलाओं का लैंगिक और जनन स्वास्थ्य अधिकार से संबंधित है, क्योंकि महिलाओं और लैंगिक जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 को शुरू किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। अब इसको आप गूगल करके पढ़िए या कहीं से आप सर्च करिए। अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ग्रॉस हॉपर इफेक्ट, जिसे ग्लोबल डिस्टिलेशन के रूप में जाना जाता है, एक भू रासायनिक अभिक्रिया है जो परिवहन करती है। 4 ऑप्शन है, निम्न अक्षांशों से अंटार्कटिक क्षेत्र में विषैले रसायन को, गहरे समुद्र से सतह तक पोषक तत्व को, चट्टान और खनिजों से पौधों तक फास्फोरस को, या समुद्र से महाद्वीप तक वर्षा वाले बादल को। तो आपको बताना है ग्रॉस हॉपर इफेक्ट ग्लोबल डिस्टिलेशन के रूप में जाना जाता है। ये भू रासायनिक अभिक्रिया है जो किसे परिवहन करती है। 4 ऑप्शन है, आप लोग अच्छे से सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए कहीं से, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो यहीं आज की करंट अफेयर्स की क्लास खत्म होती है। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के साथ में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें। क्लास के संदर्भ में कोई सुझाव हो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बाकी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।